किसान आंदोलन को तो आप सभी जानते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में किसान आंदोलन ने एक नया रूप प्रदान किया है, एक नया रूप लिया है। आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी के बाद जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डरों पे किसानों को भगाने की पूरी प्लानिंग थी, किसानों को उठाने की पूरी प्लानिंग थी, पूरी फोर्स लगा दी गई थी। मगर राकेश टिकैत के एक रोने से, उन आंसुओं से देश में एक क्रांति आ गई। देश का किसान जाग गया। देश का किसान ये समझ गया कि असल में हमें किसके साथ खड़ा होना है। हमें सरकार के साथ खड़ा होना है, हमें किसान के साथ खड़ा होना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना। आज देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो अपने हक के लिए रोड पर आ चुके हैं। आपने 26 जनवरी से पहले देखा होगा कि किसानों की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद, जिस दिन 26 जनवरी हुई, 26 जनवरी को किसान तीनों बॉर्डर से बिल्कुल खत्म से हो गए थे। 27 जनवरी को किसान बहुत कम रह गए थे, लेकिन 28 जनवरी होते होते जैसे ही राकेश टिकैत के उन आंसुओं ने देश में एक कोहराम मचा दिया, देश में क्रांति सी ला दी और इस आंदोलन को दोबारा मजबूत कर दिया। मगर क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का जो किसान है वही इस आंदोलन में है? नहीं, हिंदुस्तान की हर वो विपक्षी पार्टी इस आंदोलन में है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के सामने खड़ी है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, मतलब कोई भी ऐसी पार्टी हो जो विपक्ष में हो, जो मोदी सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो आज किसानों के साथ खड़ी है, वो आज राकेश टिकैत के साथ खड़ी है, वो किसान के उन 40 संगठनों के साथ खड़ी है जो हिंदुस्तान में, जिन्होंने किसान क्रांति को लाने के लिए एक नया रूप, एक नया आकार प्रदान किया, एक नया आकार दिया हिंदुस्तान के उन किसानों को। जो किसान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आज तक संघर्ष कर रहे थे, जो किसान इन 3 काले कानूनों को खत्म कराने की पूरी प्लानिंग बना रहे थे, मगर सरकार ने उनकी एक न सुनी और सरकार ने आज तक सिर्फ और सिर्फ उन्हें समझाया। इस किसान आंदोलन में हिंदुस्तानी मीडिया ने जो अपना अहम किरदार निभाया है, असल में उस मीडिया ने जो स्वतंत्र है, उस मीडिया ने जो अपने छोटे छोटे YouTube चैनल चलाते हैं, उन पत्रकारों ने जो बड़े बड़े समूहों से निकलकर अपने YouTube चैनल चला रहे हैं। लेकिन उस मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा जिस गोदी मीडिया ने हिंदुस्तान के किसान को बदनाम करने का काम किया, हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी बताया, हिंदुस्तान के किसान को आतंकवादी बताया, हिंदुस्तान के किसान को किसान समझते ही नहीं है, वो देशद्रोही समझते हैं। ये हिंदुस्तान की वो मीडिया है, वो गोदी मीडिया है जो हिंदुस्तान के किसान को किसान मानना ही नहीं चाहती। अगर ये हिंदुस्तान के किसान नहीं है, अगर ये भारत के किसान नहीं है, तो फिर इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? अगर आज हम जाते हैं अपने घर से बाइक लेकर और बिना हेलमेट के हम अपने एक रोड भी क्रॉस नहीं कर पाते, और वहां उन किसानों को, वहां 40 ट्रैक्टरों को लाल किले के अंदर बढ़ने दिया गया, जहां देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा की जाती है, जिस लाल किले पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, वहां कैसे चले गए? जिस एक भी किसान को उसके पथ से नहीं भटकने दिया जाता, जिस एक भी किसान को उसके पथ से नहीं अलग करने दिया जाता, जिस एक भी किसान को जब वो गाजीपुर बॉर्डर, सिंघ बॉर्डर के टीकरी बॉर्डर से चले तो उनके रास्ते बंद कर दिए गए, फिर वो लाल किले तक कैसे पहुंचे? इस बात का सवाल आज तक ना वो बता पाए हैं, ना इसका कोई हल निकल पाया है। जिसने दीप सिद्धू ने झंडा फहराया, भगवा कलर का झंडा, एक धार्मिक झंडा जो फहराया था लाल किले पर, वो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज 4 फरवरी है और 26 जनवरी को लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं, मगर आज तक उसको हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस पकड़ नहीं पाई। आज मजबूरी ये बन गई कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए का अब जुर्माना लगाना पड़ता है, 1 लाख रुपए का आपको उस पर इनाम घोषित करना पड़ता है कि जो इनका पता बताएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। युवराज जिसने झंडे को फहराया, जिसने उस खंबे पर चढ़कर झंडे को फहराया, आज तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिस एक किसान जो अपने आप को किसान कहता था,
जिसने एक पुलिस वालों को मारा। हम साफ साफ वीडियो में देखते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, पुलिस वाले बराबर वाली एक छोटी सी वहां खाई है उसमें कूद रहे थे, एक दरिया में कूद रहे थे। मगर क्या वो किसान हैं? अगर वो किसान है तो उनको जाने कैसे दिया गया? अगर वो किसान है तो उनको लाल किले के अंदर एंटर किसने किया? अगर वो किसान है तो दीप सिद्धू को आज तक हिंदुस्तान में वो रह रहा है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की सीबीआई, हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी हैं जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है, आज तक वो पकड़ क्यों नहीं पाई? एफआईआर आप कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक गायब हैं। करीब आपने 122 लोगों की जो लिस्ट जारी की है कि हमने 122 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, मगर किसान कहते हैं कि 27 लोग अभी भी हमारे ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है। तो क्या ये दिल्ली सरकार की, क्या ये यूपी सरकार की, क्या ये हरियाणा सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढकर ये बताएं कि वो किसान कहां हैं? जिन्होंने सैनिकों पर हमला किया उन लोगों को पकड़कर जल्दी से जल्दी यह बताया जाए कि वो लोग कहां हैं। जिन्होंने हमारे देश की पुलिस पे हमला किया, हमारे देश की पुलिस का हाथ काटा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अब हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की आवाम तो जो भी था चल ही रहा है 2.5-3 महीने से, लेकिन अब इस आंदोलन में विदेशी लोगों ने भी अपना पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब गोदी मीडिया तो यही कहेगी कि पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया, ये टांग अड़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे सुरक्षा मामलों में क्यों बात कर रहे हैं। मगर अगर किसी भी देश में कोई भी मसला होता है, कोई भी हादसा होता है और जो दुनिया का सबसे बड़ा अगर आंदोलन कहा जाए तो इसमें बुराई नहीं है, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि दुनिया के सारे सेलिब्रिटी इसका जवाब दें, इसके बारे में बात करें। और इसके बारे में बात करने के लिए मशहूर और दुनिया की जानी मानी पॉप सिंगर रिहाना, जिसे मुसलमान के नाम से जोड़ दिया रिहाना, लेकिन असल में वो रिहाना है ही नहीं, वो रिहाना है। और जो उर्दू और ईसाइयत का शब्द को मिला दिया गया कि रिहाना और रिहाना, तो रिहाना, मैं पहले ये क्लियर कर दूं, वो रिहाना नहीं है, वो रिहाना है और वो मुसलमान नहीं है और उसके पिता फारूक कुरैशी भी नहीं है। दूसरी, थनबर्ग, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक छोटी सी लड़की, उनको क्या जरूरत थी कि हिंदुस्तान के बारे में बात करें? मगर उनको जरूरत आन पड़ी, उनको जरूरत ये आन पड़ी कि जिस देश में 3 महीने से 2.5 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने 12-13 राउंड की मीटिंग तो कर ली, मगर सरकार उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उनमें संशोधन तो करना चाहती है, मगर उन कानूनों को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अब बात करूं हिंदुस्तान के उन स्टारों की, उन सेलिब्रिटी की जिन्होंने उनका जवाब दिया, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और कंगना रनावत को तो आप जानते ही हैं कि वो तो अगर जरूरत, जहां भी जरूरत नहीं होती तो वहां भी बोल जाती हैं। इन लोगों ने उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे आंतरिक मामले में बात ना करें, आप अपने आप को देखें, अपने देश को देखें, अपने देश के बारे में बात करें। लेकिन एक बात आपको पता होगी, जब अमेरिका में बहुत बड़ा हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले, कुछ रोज पहले, जब ट्रंप ने कराया था, ट्रंप के कुछ गुंडे जब उनकी संसद पे चढ़ाई कर दी थी, तो क्या हुआ था? क्या हिंदुस्तान की मीडिया ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया था? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया था? क्या मोदी सरकार ने या मोदी जी ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया था? मोदी जी ने कहा था कि आज अमेरिका में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएं तो ये तो गलत है। जरूरत आन पड़ती है, जरूरत होती है। अगर हमें एक दूसरे देश में रहना है तो वहां थनबर्ग भी बोलेगी, वहां रिहाना भी बोलेगी और वहां आपकी मियां खलीफा भी बोलेगी। मियां खलीफा और कंगना रनौत की आपने चैट देखी होगी। तो असल में उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो हिंदुस्तान के इन सेलिब्रिटी को बुरा लगा? उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने आंतरिक मामलों को सुलझाओ, आप किसानों का जो समस्याएं हैं उनका समाधान करो,
राकेश टिकैत इस बात को कहते हैं कि अगली बार अगर आंदोलन होगा, अगली बार अगर हम दिल्ली पर जाएंगे, दिल्ली में बढ़ेंगे, तो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में एंटर करेंगे। आज दिल्ली की सीमा को, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर की सीमा हो, पंजाब की सीमा हो या यूपी की सीमा हो, आज उसको किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया। इसलिए राकेश टिकैत जो आज देश के एक मशहूर नेता बन चुके हैं, किसान नेता बन चुके हैं, वो कहते हैं राजा जब जब डरता है किलेबंदी करता है। और उससे पहले का एक नारा है कि राजा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि जहां आज पुलिस को और किसानों को एक आमने सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। आज जवान और किसान आमने सामने हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर जवान मरता है तो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर किसान मरता है तो हमारा देश भी किस तरफ जा रहा है। हमारे लिए जवान भी और किसान भी, जवान किसान दोनों हमारे लिए बराबर हैं। जवान अगर हमारी सुरक्षा करता है तो किसान हमें अन्न देता है। उस सुरक्षा करने की हमें, जो हमारे जवान असुरक्षा कर रहे हैं, उसकी कीमत वो अदा कर रहा है। खेत में, ठंड में, बरसात में, गर्मी में, रात दिन मेहनत करके खेती में। मगर आज आमने सामने खड़ा करने का मतलब है दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जवान और किसान। दिल्ली के बॉर्डर को इस तरह सीज कर दिया, इस तरह सील कर दिया, इस तरह वहां तार बिछा दिए गए, कांटे बिछा दिए गए, वहां बड़ी बड़ी लोहे की कीलें बिछा दी गई, जैसे दिल्ली का बॉर्डर नहीं चाइना का बॉर्डर हो। जैसे वो किसान, वो राकेश टिकैत के साथ जो 40 संगठन है वो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। अरे अगर आपको इतना ही था तो चाइना से अरुणाचल प्रदेश में गांव कैसे बसवा लिया? क्या एक दिन में गांव बस गया था? अगर आपको इतने बड़ी किलेबंदी करनी थी तो वहां करनी थी। अगर आपको किलेबंदी करनी है तो उस नापाक पाकिस्तान के लिए करनी होगी। वो नापाक पाकिस्तान आज हमारे ऊपर हर रोज हमला करता है। हमारे 1-2 सैनिक हर रोज दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन शहीद हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? अगर किलेबंदी करनी है तो वहां करो। आज कश्मीर में सुरंग के रास्ते से और न जाने कितने रास्तों से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आते हैं। अगर किलेबंदी करनी है तो वहां करो। अपने किसानों के लिए किलेबंदी क्या करनी? उन किसानों के लिए जो हमें अन्न दे रहा है, उन किसानों के लिए किलेबंदी कर रहे हो। जो हमारा पालनहार है उन किसानों के लिए किलेबंदी कर रहे हो आप। उन किसानों के लिए जो महात्मा गांधी, जिन किसानों को हिंदुस्तान का एक जमीर समझते हैं, अगर हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति है, सबसे ताकतवर कोई बिरादरी है तो वो किसान है। किसान लगभग हिंदुस्तान में 60 से 70% किसान हैं जो किसानी पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन ये 60 से 70% किसान रोड पे उतर गए तो उस दिन क्या होगा? नहीं आने चाहिए। इस बात को यही खत्म हो जाना चाहिए। भला इसी में है कि किसान भी अपने घर वापस लौट जाएं और सरकार भी इन किसानों को समझाने में कामयाब हो जाए और इन तीनों काले कानूनों के बारे में जैसा भी हो सके, अगर ये काले कानून खत्म नहीं भी करते तो जैसा भी हो सके, जैसे किसान खुश हैं, जैसे सरकार खुश है, जैसे आप दोनों में बातचीत हो, दोनों में बात बने, आप इसको खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और मैं हिंदुस्तान की इस आवाम से भी ये कह देना चाहता हूं, वो मजदूर हो, वो व्यापारी हो, या वो कोई किसान का बेटा हो जो किसानी नहीं करता, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस खेल को बहुत ज्यादा न बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को इतना न भड़काया जाए जो हिंदुस्तान की आवाम का नुकसान हो, जो हिंदुस्तान के किसान का नुकसान हो, जो हिंदुस्तान के मजदूर का नुकसान हो, जो हमारे फौजी भाइयों का नुकसान हो, जो हमारे पुलिस कर्मियों का नुकसान हो। अगर एक दूसरे की तरफ लड़ाई होती है तो नुकसान सभी का है। यह आपने दिल्ली में भी देखा होगा। दिल्ली में आपने क्या देखा? दिल्ली में आपने देखा कि बहुत सारे किसान, ये वो किसान थे या नहीं, किसान, वो जो किसान नेता हैं वो कहते हैं ये किसान नहीं थे, ये हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। असल में इन लोगों में हिम्मत कहां से आ जाती है? ये लोग आते कहां से हैं जो पुलिस पे हमला करने की हिम्मत रखते हैं? इनकी औकात ये है कि ये पुलिस पे हमला करते हैं, इनकी हिम्मत ये है कि ये संसद भवन पर चढ़ाई करने की बात करते हैं, जबकि कोई अच्छा किसान संसद भवन पर चढ़ाई करने की बात नहीं करेगा, सिर्फ उसको घेरने की बात करेगा, उसे अपने हक की बात करेगा। जो कानून है उस कानूनों को खत्म करने की बात करे या संशोधन की बात करे, जो आज तीनों बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डर पर किसी भी किसान ने ना तो ऐसी कोई बात की जो देश विरोधी हो, ना कोई ऐसी बात की
जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए गलत हो, ना कोई ऐसी बात की जो लाल किले पर चढ़ाई की बात हो। मगर फिर भी कुछ आतंकवादी लोग, कुछ देशद्रोही लोग वहां लाल किले पर चढ़ाई कर दी। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो हमारे लॉ में है उसको कम से कम 15 साल, उसके जो हमारे लॉ में है कम से कम 15 साल की सजा उसको होनी चाहिए, और उससे ज्यादा वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट उसको कितनी सजा देती है। मगर मैं फिर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की आवाम की यह जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की आवाम अपने दिमाग से काम करे, इससे फैसलों के विरुद्ध ना जाए। जो सरकार और किसान के बीच कोई भी फैसला अगर होता है तो ना इसमें सरकार हार रही है, ना किसान हार रहा है। अगर कुछ संशोधन होता है या काले कानून खत्म होते हैं, और हिंदुस्तान की जो आज जीडीपी -7.5 है, वो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है आज तक जीडीपी को बढ़ाने में, वो किसानों का रहा है। तो मैं भारत सरकार से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि किसानों पर अत्याचार न किए जाएं, किसानों को किलेबंदी में, किसानों के बॉर्डरों को किलेबंदी में तब्दील न किया जाए, किसानों को अपना भाई समझा जाए, किसानों के साथ एक ऐसा सलूक किया जाए, एक ऐसा व्यवहार किया जाए जो किसान और सरकार के बीच बेहतर बातचीत हो सके। अगर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती है तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए और हिंदुस्तान की जीडीपी के लिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहतर होगा कि किसान अपने घर लौट जाएं, किसान अपने खेतों में लौट जाएं, किसानी करें और उनकी फसल को अच्छे दाम में व्यापारी खरीदे। किसान भी खुश, व्यापारी भी खुश, और वो मजदूर भी खुश जो सुबह से शाम तक 300-400 रुपए कमाता है, उसको भी कुछ सस्ता मिल जाए, उसका भी राशन सस्ता मिल जाए, उसको भी आटा सस्ता मिल जाए, उसको भी दाल सस्ती मिल जाए। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, और ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की सरकार अलग नहीं है। हिंदुस्तान के किसान और सरकार के बीच ये फैसला होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसका मुद्दा जो है ये मुद्दा खत्म होना चाहिए, और फैसला जो भी हो सभी को मान्य होना चाहिए। इसको भड़काने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ना करें। और हिंदुस्तान का जो किसान है वो कभी भी सरकार से अलग नहीं हटा है। हिंदुस्तान के किसान हमेशा सरकार की बात को मानता आया है, और हिंदुस्तान का किसान आने वाले कल में भी अगर उसको अच्छी लगती है, उसके खिलाफ बात नहीं जाती, तो हिंदुस्तान का किसान कभी भी ये मना कर ही नहीं सकता कि ये हमारे विरुद्ध है। अगर उसको अच्छा लगता है तो ये मूंछों की लड़ाई नहीं है, ये मूंछों की लड़ाई नहीं है, असल में ये पेट की लड़ाई है, ये मूंछों की लड़ाई नहीं है। असल में ये एक ऐसा आंदोलन है जो किसानों ने खड़ा कर दिया। असल में ये एक ऐसा आंदोलन है जो किसानों ने अपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा किया है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि असल में इसमें गलती क्या है। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो को जल्दी से ज्यादा सुधार कर सकें और आपको एक बेहतर वीडियो का आनंद दिला सकें। धन्यवाद।